नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इतिहास। सबसे पहले इतिहास अगर बोलते हैं तो इतिहास को पढ़ने के लिए क्या किया गया है कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। किसके द्वारा तीन भागों में बांटा गया है? तो वह उसका नाम है क्रिस्टोफस क्रिस्टोफस सेल्गियरस। क्या नाम है उसका? क्रिस्टोफस 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 सेल्गियरस के द्वारा जो है इतिहास को तीन भाग में बांट दिया गया है। इसलिए तीन भाग में बांट दिया गया क्योंकि अध्ययन के लिए जो है ना, जिस हिसाब से हम लोग अध्ययन करते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट देगा। तीन भाग में बांट दें ताकि सहूलियत हो हम लोग को अध्ययन करने में। तो पहला क्रिस्टोफर सेल्गियरस के द्वारा यह याद रखना है कि किसने इतिहास को तीन भाग में बांटा है। सबसे पहले जो कि जर्मन का इतिहासकार था। यह जो क्रिस्टोफर सेल्गियरस था कहाँ का था? वह जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का, इसीलिए जर्मन बोलते हैं। ठीक। प्राचीन भारतीय इतिहास का अगर स्रोत मानते हैं, अब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत से चलते हैं सबसे पहले। तो प्राचीन भारत में देखते हैं तो प्राचीन भारत का क्या है। प्राचीन भारत की बात करते हैं तो सबसे पहला धर्म ग्रंथ। प्राचीन भारत की बात करते हैं तो उसमें चार प्रकार से क्या करते हैं, चार प्रकार से जो है ना, मुख्य चार प्रकार से हम लोग जानकारी मिलता है प्राचीन भारत का। एक तो पहला है धर्म ग्रंथ, है ना। पहला धर्म ग्रंथ से जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद है, ये सब धर्म ग्रंथ हो गया पहला। दूसरा बात कहते हैं कि धर्म ग्रंथ के बाद जो है ना, जो ऐतिहासिक ग्रंथ सब है, जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ किसको कह सकते हैं? बौद्ध का साहित्य लिखा गया है, उसके बाद जैन साहित्य लिखा गया है, वही हो जाएगा ना ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा बात हम देखने को मिलता है हम लोग को विदेशियों का विवरण। विदेशी के द्वारा जो पुस्तक सब लिखा गया था और विदेशियों ने जो अपने अपने पुस्तक में वर्णन किया है, तो वही विदेशियों का विवरण। तीसरा बात। चौथा बात है चार प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इतिहास को जानते हैं। प्राचीन इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने प्रकार से? चार स्रोत से जानते हैं। चौथा बात हो जाता है क्या? पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। पुरातत्व कहने का मतलब जो हम लोग को कोई भी प्रमाण मिलता है, जैसे कि कार्बन डेटिंग 14 विधि से जो है निकालते हैं पुरातत्व। कोई भी पुराना वस्तु मिलता है उससे उसका एज जो पता चलता है कितना दिन पुराना है। तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से क्या करते हैं हम लोग, इतिहास के हम लोग को जानकारी मिलता है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है इतिहास का, यह पहला चैप्टर आप लोग का होने वाला समान परिचय देखते हैं कि इतिहास में जो है ना कैसे कैसे कहाँ से स्रोत और कौन इतिहास से रचनाकार किसने क्या नाम दिया है। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको सारा अपडेट मिलते रहे। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, समाज का, पर्यावरण का या शासन का। तो इतिहास के तहत हम लोग जानते हैं कि अतीत का, पुराना बात को हम लोग, बीती हुई बात को अगर हम जानते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो अतीत का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार, क्या प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार का बात कर रहे हैं तो प्रथम यूनानी इतिहासकार आपको कौन हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस या थियोडासियस या मोनेथो। इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो प्रथम इतिहासकार आपको हो जाएगा हेरोडोटस, क्योंकि हेरोडोटस को ही क्या कहते हैं? हेरोडोटस को ही क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। और प्रथम इतिहासकार भी इसी को कहते हैं, हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष जो है ना युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? किसके द्वारा कहा गया यह क्वेश्चन? तो इसमें देखिए हेरोडोटस है, थियोडिसियस है, पोलिबियस है, टेसियस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, थियोडासियस के द्वारा यह कहा गया इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बताइए। द हिस्ट्रीज पुस्तक जो लिखा गया वह किसके द्वारा लिखा गया? तो हम लोग जानते हैं कि हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है और इतिहास का पिता भी सिखाया जाता है। द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से संबंधित है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखिए कि इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह कथन हिगल के द्वारा। हिगल जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं, इतिहासकार है,
तो उसके द्वारा जो है यह कथन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। तो दोस्तों आदमी इतिहास, यह क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, यह भी किसके द्वारा कहा गया है? यह भी आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हीगल हो जाएगा। हीगल के द्वारा ही अपने इतिहास अपने आप को दोहराता है, और यह भी बात उसी के द्वारा। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। देखिए संघर्ष का इतिहास के बारे में जब ये चर्चा हो तो कार्ल मार्क्स के साथ हम लोग जाएंगे। ऐसा इससे संबंधित लगभग बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। देखिए क्या टाइप का क्वेश्चन आता है इससे, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच का मुद्दों का अभिलेख है? बिल्कुल नहीं। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास है? संघर्ष की बात आ रहा है तो क्या बोले, संघर्ष का जब ये बात आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि कौन सा एक इतिहास के विषय मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 का है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्व यही है द्वंद्व, शोषक और शोषित वर्गों के बीच द्वंद्व जो है ना, उसी को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका भी आंसर? मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, देखिए अभी ऊपर में क्वेश्चन था, तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन सब है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया। देखिए टीजीटी 2000, सीडीएस 2016 में और 2010 में सीडीएस में पूछा गया। तो अगर आप गौर से इसको पढ़ते हैं या वीडियो को देखेंगे एक बार, तो लगभग सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा कि एक ही क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो भी एग्जाम में पूछा गया सारा यह लुसेंट में दिया गया है। तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को एकदम स्किप करके नहीं देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको फास्ट में देखना है, अगर पहले से जानते हैं तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। तो इतिहास का विगत की राजनीति है, इतिहास की विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन हो जाएगा इतिहास विगत की राजधानी है, तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? सिले हो जाएगा। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सिले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट को क्या करना है? सूची सेकंड से मिलाना है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह कथन जो देख रहे हैं, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो कॉलिंगवुड के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? कॉलिंगवुड के द्वारा। नेक्स्ट है, इतिहास स्वतः मात्र का एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इतिहास जो है स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं, इससे अधिक नहीं। यह जो कथन कहा गया किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर में क्या है? ब्यूरी। इसका ब्यूरी हो जाएगा। ठीक। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इतिहास जो है सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इतिहास में जो अतीत है वर्तमान के साथ क्या होता है? बदलते रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आके 60। क्या हो जाएगा? आके 60। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इतिहास का जो महत्व है वह वैज्ञानिक नहीं है। किसने कहा? ट्रेबेलियन ने कहा। ट्रेबेलियन ने कहा इसने। चलिए इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास जो है वह समकालीन इतिहास है। किस इतिहास शास्त्री ने कहा था? तो बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतर्निहित वार्ता है, यह कथन किसने कहा था? E.H. कार या कार्ल मार्क्स या B.A. स्मिथ, चार्ल्स फर्ड? तो यह जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। E.H. कार के द्वारा क्या कहा गया था? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी जो देख रहे हैं हम लोग, बिफोर क्राइस्ट। कहने का मतलब क्राइस्ट मतलब हो जाता है, आप ईसा मसीह को जानते हैं। ईसा मसीह का जन्म जो है ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी में माना जाता है, और प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम शताब्दी से पहले जो होता है, प्रथम शताब्दी से पहले का ईस्वी को क्या कहते हैं? पहले बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। उससे पहले ईस्वी पूर्व लगाते हैं, उसी को ईस्वी पूर्व हिंदी में कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद एनो डोमिनी कहते हैं उसको। तो एनो डोमिनी जो है ना, एनो डोमिनी हम लोग कब करते हैं? एनो डोमिनी का जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद, जैसे कि हम लोग शक संवत 78 ईस्वी से मानते हैं, उसके बाद जो ईस्वी मानते हैं उसको उसी पर, शक संवत पर ही हम लोग का कैलेंडर आधारित है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी है वह ईस्वी आ जाता है, एनो डोमिनी उसको बोलते हैं। तो शॉर्ट में वही पूछा गया है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी का संक्षिप्ताक्षर क्या हो जाएगा? तो बिफोर क्राइस्ट। बीसी का हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। ए नंबर हो जाएगा।
तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी, एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनो डोमिनी हो जाता है एडी का पूर्ण रूप। और वर्ष 50 ईस्वी पूर्व जो है, तो देखिए 50 ईस्वी पूर्व कब आएगा? तो इधर हम लोग जो अभी देखते हैं तो 1 ईस्वी से बढ़ते बढ़ते आया कितना, 2024 ईस्वी तक आ गया। लेकिन उधर क्या होता था, 1 ईसा पूर्व से घटते घटते उधर बढ़ते जा रहा था, पीछे की ओर बढ़ता रहा था। 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, ऐसे करके अब 50 ईसा पूर्व है। तो 50 ईसा पूर्व के बाद 60, 70, तो 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। तो 50 ईसा पूर्व क्या हो जाएगा? उधर से हम लोग इधर नीचे ऊपर से लेकर के प्रथम ईस्वी तक आए। पहले मान लीजिए 2000 ईसा पूर्व था, वहाँ से धीरे 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 50 से लेकर के 50 ईस्वी पूर्व, 60, जैसे 100 ईस्वी पूर्व, और धीरे धीरे क्या आए, 1 ईस्वी पूर्व तक आ गए। तो तब जाके प्रथम शताब्दी में आ जाते हैं। तो ये 150 ईस्वी पूर्व के बाद क्या हो जाएगा, 50 ईस्वी पूर्व आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? जब ये 1000 प्लस या 2000 प्लस या 2500 प्लस हो जाए या 2100 प्लस हो जाए, जैसे ही प्लस हो तो उससे एक संख्या ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि 2100 प्लस हो जाएगा तो समझ लीजिए वो क्या हो जाएगा, 2200 में हो जाएगा। 2100 चाहे 48 हो, कुछ भी है, तो वह 22वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक, अभी जो हम लोग का चल रहा है तो 2024 चल रहा है, तो 2000 प्लस है, तो ये हम लोग का कौन सा शताब्दी हो जाएगा? 2024 चल रहा है, तो 20 और 21, 20 है, यहाँ 20 ईस्वी है, लेकिन अभी शताब्दी हम लोग क्या बोलते हैं, 21वीं शताब्दी बोलते हैं ना। तो इसी तरह से 1015 है तो 10वीं है, यहाँ 10 है, तो एक इसमें जोड़ के देखिए 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। ईसा पूर्व है ना, नहीं, 1015 किस शताब्दी में आता है? तो 1015 जो है किस शताब्दी में आता है, शताब्दी पूछ रहा है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर देखिए, यहाँ पूर्व लिया हुआ है, तो आंसर होगा इसका क्या, 11वीं शताब्दी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत हम लोग जानते हैं 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। शक संवत जो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। गुप्त संवत जो 319 से 320 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। और कली संवत 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर ये हो गया, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन था, 20, तो 21 नंबर देखते हैं पहले। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत अभी जस्ट देखे हैं, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ है। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में, 78 ईस्वी में हुआ था। तो शक संवत जो है वह कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में, और इसने उसी टाइम में क्या किया था, अपना राज्यारोहण किया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो हम लोग का जो नेशनल कैलेंडर है वह किस संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त संवत जो कि 319 ईस्वी से 20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है किसको? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत का आरंभ किया, किस उपलक्ष्य में आरंभ किया? तो अपना राज्यारोहण के स्मारक के रूप में आरंभ किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कोड दे। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ये भी सही बात है। गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये भी बात सही है। भारत में मुसलमानों के शासन युग कब प्रारंभ हुआ? 1192, बिल्कुल गलत बात है, 712 ईस्वी में ही आना शुरू हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? हर्षवर्धन ने जो है हर्ष संवत की स्थापना, यह भी क्या, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया गया था। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत का स्थापना। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है? तो इसको त्रिकुटक संवत कहते हैं। त्रिकुटक संवत जो है ना, कलचुरी संवत भी कहलाता है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का जो प्रचलन है वह किसके द्वारा किया गया? तो विक्रमादित्य 6 के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। जो नया संवत चलाने का यश प्राप्त है तो लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष हो गया? तो ये तो पुराना हो गया है, 1931, क्योंकि उस टाइम में यूपीएससी का एग्जाम था 2007 में, इसलिए पूछा गया। विक्रम संवत 2070 ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का पर मान होगा। विक्रम संवत जो कि 2070 ईस्वी है, उसको विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर क्या मान होगा? देखिए 2070 विक्रम संवत में इस अगर उसको शक संवत में लाते हैं तो ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में
रूपांतरित करने पर 2070 है, तो इसको अगर विक्रम संवत को हम यहाँ 2013 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईस्वी विक्रम संवत 2070 ईस्वी को अगर हम ईस्वी संवत में करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। देखिए कैसे होता है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि ये ऐसा होता कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्रम संवत शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है। देखिए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व हो गया, 58 ईसा पूर्व हो गया, 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, और 78 ईस्वी पूर्व 78 ईस्वी में क्या हुआ, शक संवत। तो दोनों को अगर जोड़ देते तो 58 + 78 कितना हो जाता है, 135 वर्ष हो जाता है। इसीलिए पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख के शक वर्ष 465 का दिनांकित है। पुलकेशिन का जो बादामी शिलालेख है उस पर शक वर्ष वर्णित है 465। यदि इसे हम विक्रम संवत में दिनांकित करना चाहे तो इसका क्या हो जाएगा, विक्रम संवत में। देखिए विक्रम संवत में अगर हम जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, 465 दिनांकित है, विक्रम संवत में जाने के लिए उसमें 135 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पीछे जाएंगे तो उसमें 135 जोड़ देंगे, तो 6 3 9 1 10 4 1 5 1 6 कितना हो गया, 600 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600 ईस्वी, अगर विक्रम संवत में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान सरकार ने कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या हो जाएगा, 2063। अगर वो विक्रम संवत लिखा है तो हम क्या बोले, विक्रम संवत अगर 2063 है और शक संवत में हमको आना है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 135 क्या करेंगे, घटा देंगे। 135 अगर घटाते हैं तो क्या आ जाता है, 13 से 5 गया 8, और फिर 5 में से 3 गया 2, तो 1928 आ जाएगा, क्या जाएगा 1928। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अस्तर विन्यास तो किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिकी अवशेष की कर्मिक निक्षेप, तो यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, भौतिकी अवशेष के कर्मिक निक्षेप। पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, स्टेटोग्राफी। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो इसका जो विकास किया गया है हिगेल, हेरोडोटस, वी स्मिथ या बिल एल्विस, तो इसका हो जाएगा विलर्ड लिब्बी ने। किसने किया था, तो विलर्ड लिब्बी के द्वारा करवाया गया था। कार्बन 14 पद्धति का निर्धारण किया गया विलर्ड लिब्बी। और काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन अपनाया जाता है, ये जो है कौन हो जाएगा, यही कार्बन 14 अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग जो है वह किस चीज़ की आयु ज्ञात करने के लिए, तो जीवाश्म के आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है। प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है, जब से मानव ने लिखना सीख लिया ना, तो प्राग ऐतिहासिक का अंत होकर के क्या हो गया, इतिहास का आरंभ हो गया। मानव पहले लिख नहीं पा रहा था तो लिखना शुरू किया, तब जाकर के प्राग इतिहास से इतिहास में आरंभ हो गया, नहीं तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। तो भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है। हिस्टोरिक पीरियड भारत में जो है ना, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ जो है वह 30 लाख या 3000 या 600 ईस्वी पूर्व, इसका क्या हो जाएगा, 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है हिस्टोरिक पीरियड। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। कौन सा प्रमाण मिला, लेखन का, तांबा का, कला का, मिट्टी के बर्तन बनाने का। तो सिंधु सभ्यता को जो है ना आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ना आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। लेखन का प्रमाण मिला है लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता, लिखने नहीं आता, लेखन का प्रमाण मिला है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था कोई पहले, आदि ऐतिहासिक हो गया। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप होती है। तो 22 मार्च, हम लोग को जो 22 मार्च होता है, तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च होता है, तो यही क्या होता है, हम लोग नया साल एक तरह से समझिए मनाना चाहिए। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से तदनुरूप होता है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर, हम पहले आपको बताएं कि इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय किसे जाता है, क्रिस्टोफर सेलेरियस को, जो कि कहाँ का वैज्ञानिक था, जो जर्मन वैज्ञानिक था। तो चलिए इसी के साथ यह आपका पहला समान परिचय जो कि इतिहास को जानने के लिए जरूरी है जानना, तो ये वीडियो ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत कहाँ से, कौन चीज़, किस पुस्तक से और क्या चीज़ से हम लोग को इतिहास से जानकारी मिलता है, किस वंश के बारे में, किस पुस्तक से। तो जैसे कि कलहन का पुस्तक हो जाता है राजतरंगिणी, इसी टाइप से अष्टाध्यायी
के लेखक पाणिनि, ये सब जो उस टाइम में पुस्तक लिखा गया तो उस सब का जानेंगे ऐतिहासिक स्रोत में नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो। तो नेक्स्ट सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद।